दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सियासती पांडे। आज हम आपको एक ऐसे बदकिरदार और पेशरफ इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंसानियत के नाम पर बदनुमा दाग है। अगरचे कहा जाता है कि दाग तो अच्छे होते हैं, लेकिन इस गलीज शख्स की इंसानियत सोज कारनामे देखकर डिटर्जेंट कंपनी अपने स्लोगन्स तब्दील करने पर सोच रहे हैं। ये इसराइल का मशहूर ज़माना डिक्टेटर और क्रिमिनल वजीर आज़म है जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। तो दोस्तों, आज हम आपको इसकी जिंदगी के मुतालिक 10 ऐसे कुशीदा हक़ाइक़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके मुतालिक जानकर आपके दिल में इसकी नफरत में मज़ीद इजाफा हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आता है इसराइल की आलमी सतह पर तन्हाई और बदनामी। नेतन्याहू के जालमाना और जंग पसंद पॉलिसीज ने इसराइल को दुनिया में तनहा कर दिया। यूरोपीय ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा और कई यहूदी तंजीमों ने भी इसके इन इक़दामात की मज़म्मत की है। इसके दौर में इसराइल की सिर्फ एक ही पहचान बन चुकी है, जंग और जुल्म। इसको इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि ताकत हमेशा वक्ती होती है और जुल्म का अंजाम जो है वो रुसवाई के अलावा कुछ नहीं। तो दोस्तों, नंबर 9 पर आता है इसराइली जमहूरियत पर हमला और कानून का मजाक। नेतन्याहू ने अपने खिलाफ करप्शन के मुकदमात के दौरान भी वज़ीर आज़म की कुर्सी नहीं छोड़ी। इसने पुलिस, अदलिया, खुफिया इदारों को अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया। इसके दौर में इसराइल की जमहूरियत कमजोर हुई और इंसाफ सिर्फ ताकतवरों के लिए रह गया। ये बात हमेशा याद रहे कि जब हुक्मरान खुद इंसाफ से भागे तो मुजरिमों और मुलज़िमों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, नंबर 8 पर है नस्ल परस्ती, अरब और मुस्लिम दुश्मनी। नेतन्याहू के बयानात अक्सर अरब और मुस्लिम शहरियों के खिलाफ नफरत फैलाते रहते हैं। एक मौका पर इसने ये कहा कि अरब जो है वो ग्रुप के ग्रुप आ रहे हैं हमारे ऊपर हमला करने के लिए। इसने इसराइलियों के अंदर अरबियों और मुस्लिम लोगों की इतनी नफरत फैला दी कि वो अब बहुत ज्यादा तासुब का शिकार हो चुके हैं कि किसी भी अरबी या मुस्लिम को देखते हैं तो उनको गुस्सा आता है। हालांकि वो जुल्म और सितम जो है वो गजा के ऊपर मुसलमानों में कर रहे हैं। इसकी पॉलिसियों ने इसराइल के अंदर यहूदी और अरब कम्युनिटीज के अंदर नफरत और दूरी को बढ़ावा दिया। जो लीडर नफरत को बोता है दोस्तों, वो कभी अमन नहीं काट सकता। तो दोस्तों, नंबर 7 पे है मीडिया, ताकत और खुफिया सौदे। नेतन्याहू ने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए रिश्वत, मिरात और दबाव का इस्तेमाल किया। सहाफ़ियों पर मुकदमे बनाए, मीडिया मालकान के साथ खुफिया तौर पर डील्स की और अपनी अहलिया सारा के जरिए सरकारी फंड्स का जाती इस्तेमाल, ये सब इंटरनेशनल मीडिया सामने लेकर आया। एक बात हमेशा याद रहे, जब ताकत के ऐवानों में सच दब जाता है तो कौम अंधेरों में डूब जाती है। तो नंबर 6 पे है झूठा प्रोपेगंडा और खौफ की सियासत। नेतन्याहू ने ईरान के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया ताकि अवाम को खौफ ज़दा करके वोट हासिल करे। जब भी मकबूलियत के अंदर नेतन्याहू की मकबूलियत के अंदर कमी आई, उसने एक नई जंग, एक नया हमला कर दिया। उसकी सियासत खौफ, झूठ और तबाही पर कायम है। उसका एक ही फार्मूला है जो कि उसने हमेशा से अपनाया हुआ है। मोदी की तरह वो भी ये कहता है, डराओ, लड़ाओ और हुकूमत करो। नंबर 5 पर आता है अमन दुश्मन पॉलिसीज और फलस्तीन पर कब्जा। नेतन्याहू ने फलस्तीन के साथ अमन मुज़ाकरात को बार बार तोड़ा। इसराइली बस्तियां बढ़ाई, फलस्तीनी जमीनों पर कब्जा किया और 2 रियासती हल को खत्म कर दिया। इसने फलस्तीन को कमजोर रखने को अपनी सियासी हिकमत अमली बनाया। इसके दौरे हुकूमत में यहूदी और मुसलमान आपस में सबसे ज्यादा एक दूसरे के मुखालिफ आए। अमन कायम रखना कमजोरों का नहीं, बहादुरों का काम है और नेतन्याहू बहादुरी से कोसों दूर है। दोस्तों, नंबर 4 पर है गजा पर जुल्म और इंसानी हुकूक की पामाली। इसके दौर में गजा पर खौफनाक बमबारी की गई। हजारों मासूम बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को मारा गया। अस्पताल, स्कूल और पनाहगाहें तबाह कर दी गई, मगर वो हर बार यही कहता रहा, ये दिफा है। भला आप बताइए, ये कैसा दिफा है जो एक बच्चे के मासूम हाथों में एक मामूली सा पत्थर और उसके बदले में एक जदीद रॉकेट आए और पूरा कस्बा तबाह कर दे। दोस्तों, नंबर 3 पर है अदलिया पर कब्जा करने की कोशिश। नेतन्याहू ने 2023 में एक ऐसा बिल लाने की कोशिश की
جس سے سپریم کورٹ نیتنیاہو کی رکھیل بن کر رہ جاتی. اس کی یہ کوشش تھی کہ عدلیہ اس کے کرپشن کیسز میں کوئی فیصلہ نہ دے سکے. پورے ملک میں احتجاج ہوا, فوجی افسروں نے استعفے دیے, مگر وہ پیچھے نہ ہٹا. دوستوں, جب انصاف کو قید کر دیا جاتا ہے تو قوم غلام بن جاتی ہے. دوستو, نمبر 2 پر ہے نیتنیاہو کے اقتدار کی ہوس اور اس کی سیاسی مکاریاں. نیتنیاہو نے اقتدار کے لیے اتحادیوں کو توڑا, مخالفین پر مقدمے بنوائے اور انتخابات میں داخل کروائی. اس کے لیے ملک کی ترقی نہیں, اپنی کرسی بچانا زیادہ اہم تھا. دوستو, وہ وقتی اقتدار نہیں چاہتا تھا, وہ ہمیشہ کی بادشاہت چاہتا تھا. نمبر 1 پر ہے کرپشن کا بادشاہ. نیتنیاہو وہ شخص جو خود کو اسرائیل کا محافظ کہتا ہے, لیکن در حقیقت وہ اپنی حکومت اور اپنی کرسی کا محافظ نکلا. اس کے اوپر ایسے 3 مقدمات بنے کہ جس کی وجہ سے اسرائیلی سیاست کی جڑیں ہل کر رہ گئی. دوستو, 3 مقدمات, 3 جرم اور 1 چہرہ نیتنیاہو. دوستو, یہ تینوں مقدمات آج بھی اسرائیل کی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. گواہان بدل چکے ہیں, حکومتیں گر چکی ہیں, مگر نیتنیاہو کی کرسی اب بھی قائم ہے, کیونکہ اس نے اقتدار اور ڈھال اور قانون کو اپنا کھلونا بنا دیا ہے. دوستو, یہ شخص صرف کرپشن میں نہیں ڈوبا ہوا, یہ کرپشن کی علامت بن گیا ہے. اس کے سگاروں کی خوشبو میں عوام کا خون جلتا ہے اور اس کی شراب کے ہر بوند میں فلسطینیوں کے آنسو ہیں. جب لیڈر خود چور ہو تو قوم کا خزانہ محفوظ نہیں رہتا. دوستو, یہ تھے طاقت اور دولت کے نشے میں ڈوبے ہوئے ایک مکار, جابر اور ظالم شخص کے زندگی سے جڑے ہوئے 10 خفیہ حقائق. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تھینکس فار واچنگ. شال کوٹی پانڈے.